एस्पिरेंट्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, हरियाणा सीईटी का जो प्रैक्टिस टेस्ट जो हम करने लग रहे हैं, वो जो टेस्ट सीरीज हमने चला रखी है, उसी टेस्ट सीरीज में आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 31। 30 प्रैक्टिस सेट जो हमारे हैं वो हो चुके हैं और आज प्रैक्टिस सेट नंबर 31 हम इस क्लास में करने वाले हैं। हरियाणा सीईटी की जो टेस्ट सीरीज है, इस प्रैक्टिस सेट के अंदर हमने 100% तैयार करे हैं और ये जो 100% है वो सारे के सारे उसी पैटर्न पर है जो HSSC आपको सीईटी के एग्ज़ाम में पूछेगी। यानी कि क्या क्या है इसके अंदर, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, वो है अलग अलग सब्जेक्ट के जीके भी हैं, कुछ पर्सन इसके अंदर कंप्यूटर के भी हैं। इसके अलावा हरियाणा जीके के भी पर्सन है इसके अंदर। हरियाणा जीके के अलावा इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग और मैथमेटिक्स, यानी कि जो 7 मेन टॉपिक है जिनसे पर्सन आएंगे ही आएंगे, वो सातों के साथ टॉपिक लेकर ये 100% तैयार किए गए हैं। क्लास की PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नॉलेज हब के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पर आपको इस क्लास की PDF मिल जाएगी। और जो पहली बार क्लास देख रहा है वो यूट्यूब पर भी नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। प्रैक्टिस सेट नंबर 31 हम करने वाले हैं और ये जो टेस्ट सीरीज है ये आर्यभट्ट एकेडमी द्वारा तैयार की गई है और ये उनके हेल्पलाइन नंबर है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कोर्स वगैरह की डिटेल के लिए। तो अब हम शुरू करने वाले हैं आज प्रैक्टिस सेट नंबर 31। 30 प्रैक्टिस सेट हमारे हो चुके हैं। हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम की तैयारी हम करने लग रहे हैं और उसी के संदर्भ में 30 प्रैक्टिस सेट हम कर चुके हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 31 आज हम शुरू कर रहे हैं और क्लास की PDF के लिए आपको फिर से बता दें, टेलीग्राम चैनल पर आपको जाना है, वहाँ पे PDF मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया गया है, नॉलेज हब के नाम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा जो पहली बार क्लास देख रहा है वो यूट्यूब पर भी नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो चलिए, पहला प्रश्न है जीके का, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 31 और पहला प्रश्न ये दिया है, कोसे शब्द का प्रयोग किया गया है। कोसे शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? कपास के लिए, जूट के लिए, रेशम के लिए या फिर ऊन के लिए? कोसे शब्द का प्रयोग किस चीज़ के लिए किया गया था? तो कोसे शब्द का प्रयोग जो किया गया था वो किया गया था सिल्क के लिए। कोसे शब्द का जो प्रयोग किया गया था वो किया गया था सिल्क के लिए, ठीक है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। कोसे शब्द ये सिल्क के लिए यूज़ किया जाता, जो उत्तरी भारत में जो कपड़े बनते थे उनके लिए इस शब्द का यूज किया जाता था। जो साधु सन्यासी जो कपड़े पहनते उनको कहा जाता था, ठीक है। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 2। निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? 4 दे रखे हैं। किस मुस्लिम विद्वान का हिंदी साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? अबुल फजल, अब्दुल रहीम खान खाना, फैजी या फिर बदायूनी? तो इसका जो प्रॉपर आंसर हो जाएगा वो रहेगा अब्दुल रहीम खान खाना। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है। और किसके दरबार में कवि था? ये था अकबर के दरबार में। किसके दरबार में था? ये अकबर के दरबार में था। अकबर का दरबार था, जो अकबर का जो शासनकाल था उसको गोल्डन पीरियड ऑफ हिंदी लिटरेचर कहा जाता है। हिंदी साहित्य का सुनहरा पल जो कहा जाता है वो अकबर के दरबार को, जो अकबर का जो टेन्योर था उसको कहा जाता है, ठीक है। तो इसका उत्तर आ जाएगा अब्दुल रहीम खान खाना। अकबर के जो नवरत्न थे उसमें से एक था अब्दुल रहीम खान खाना। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 2 का। अगला है प्रश्न नंबर 3। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया? देखो, त्रिपुरी अधिवेशन जो हुआ था 1939 के अंदर, ठीक है। त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था? 1939 में हुआ था। इसमें दोबारा से सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे, लेकिन जो महात्मा गांधी जी ने जो खड़ा किया था पट्टाभी सीतारामैया, वो हार गए थे। ये ध्यान रखना, पट्टाभी सीतारामैया जो थे वो हार चुके थे, ठीक है। पट्टाभी सीतारामैया वो हार गए थे और सुभाष चंद्र बोस है वो त्रिपुरा अधिवेशन जीत गए थे 1939 में। इसके बाद गांधी जी नाराज हो गए थे और सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था अपने पद से। तो इस प्रश्न में यह पूछा है कि ये झगड़ा है किस प्रश्न के ऊपर था, मेन जो मुद्दा था किस चीज़ पर आ गया था? तो ये था कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन ये था, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस इसको जीत गए थे त्रिपुरी अधिवेशन को 1939 में और पट्टाभी सीतारामैया हार गए थे, लेकिन इसके बाद
गांधी जी की नाराज़गी की वजह से सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन दे दिया था, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखना, 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन से इस्तीफा देने के बाद ही जो सुभाष चंद्र बोस है उन्होंने 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने करी थी? सुभाष चंद्र बोस ने। कब करी थी? जो 1939 का जो त्रिपुरा अधिवेशन था वहाँ से इस्तीफा देने के बाद। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा, प्रश्न नंबर 3 का। अगला है प्रश्न नंबर 4। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 साल के लिए स्थापित करने की बात किसने की थी? कि जो अडल्ट जो हैं, जो भी 18+ हैं, वो 15 साल तक, मतलब ये क्या था कि अडल्ट जो हैं, वयस्क जो है वो मताधिकार नहीं करेंगे, अडल्ट जो है उनको वोट मत देना। ठीक है, तो ये बात किसने करी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आज़ाद ने, जवाहरलाल नेहरू या फिर भीमराव अंबेडकर ने? तो ये बात करी थी मौलाना आज़ाद ने। जो पहले हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उन्होंने ये बात कही थी कि वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने के लिए। ठीक है, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू ने इसका विरोध किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू ये इसके अगेंस्ट में थे। इन्होंने क्लियर मना कर दिया था, इन्होंने कहा था कि वयस्क मताधिकार भी होगा, इसलिए हुआ भी था। तो ये मना किसने किया था स्थगित करने के लिए? ये कहा था मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 का। अगला है प्रश्न नंबर 5। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन 3 देशों से मिलती है? नेपाल, भूटान और चीन। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मेघालय या फिर सिक्किम? तो वो जो राज्य है वो है सिक्किम। सिक्किम राज्य ऐसा है जिसकी बाउंड्री तीनों साइड से मिलती है। जैसे ये भारत है तो इधर नेपाल हो जाएगा, ये बीच में सिक्किम है, इधर भूटान और ये ऊपर चाइना है। ठीक है, तो ये सिक्किम ऐसा राज्य है जो नेपाल, भूटान और चाइना तीनों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा सिक्किम। अगला है प्रश्न नंबर 6। ब्रह्मपुत्र नदी तीस्ता नदी में शामिल होने के बाद किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी तीस्ता जो नदी है उसमें शामिल होने के बाद किस नाम से जानी जाती है? ठीक है, और ये कहाँ पर मिलती है ये ध्यान रखना, ये मिलती है बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश के अंदर जब ब्रह्मपुत्र जाते हैं उसके अंदर तीस्ता नदी मिल जाती है, तो इसको किस नाम से जानते हैं? जमुना, मेघना, पद्मा या फिर दिहांग? तो वो कहा जाता है इसको जमुना नदी। ब्रह्मपुत्र को तीस्ता नदी में मिलने के बाद क्या कहा जाता है? जमुना नदी इसको कहा जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, रिंगलमैन स्केल का प्रयोग किसके घनत्व को मापने के लिए किया जाता है? रिंगलमैन स्केल इज यूज टू मेजर द डेंसिटी ऑफ, किसका घनत्व मापा जाता है रिंगलमैन स्केल से? नॉइस, ध्वनि का, धुआं का, कोहरा का या फिर जल प्रदूषण का? तो रिंगलमैन स्केल है, इससे मापा जाता है फॉग, कोहरा, जो हमारी धुंध होती है वो। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। रिंगलमैन स्केल जो यूज करते हैं वो फॉग की डेंसिटी के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें प्रदूषण की, इसकी यूनिट है डेसिबल। ठीक है, ध्वनि की जो इकाई की यूनिट है वो है डेसिबल। तो इसका प्रश्न नंबर 7 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। कोहरा को मापने के लिए हम रिंगलमैन स्केल का प्रयोग करते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 8। पूर्णतः कार्बनिक होने वाला प्रथम भारतीय प्रदेश कौन सा? फर्स्ट इंडियन स्टेट टू बिकम कंप्लीटली ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कौन सा राज्य बन गया? पूरी तरह से ऑर्गेनिक पदार्थों पर है, जो मतलब और जो एक्स्ट्रा है कार्बन के जो पदार्थ है उनको यूज नहीं करता। मेघालय, मणिपुर, सिक्किम या फिर केरला? तो वो जो स्टेट है वो है सिक्किम। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। पहला इंडियन स्टेट जो कंप्लीटली ऑर्गेनिक हो चुका है वो है सिक्किम। ऑप्शन बी इसका उत्तर आ जाएगा। सिक्किम इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू बिकम कंप्लीटली ऑर्गेनिक। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 दिया है, मानव शरीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 4 स्टेटमेंट दे रखे, बताना आपको कौन कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है। ठीक है, किसी व्यक्ति द्वारा व्यायाम करने पर सोमैटोट्रोपिन का उत्पादन बढ़ जाता है। अगला प्रश्न दे रखा है दूसरा कि पुरुषों की अंड ग्रंथियां प्रोजेस्टेरोन उत्पन्न करती है। तीसरा है कि महिलाओं की अधिवक्र ग्रंथियां टेस्टोस्टेरोन स्रावित करती है। चौथा है कि प्रतिबल के कारण अधिवक्र ग्रंथियों से सामान्य की तुलना में बहुत ही कम मात्रा में कॉर्टिसोल मोचित होता है। देखो इस प्रश्न को एक बार इंग्लिश में पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा। फिर इस प्रश्न को एक बार इंग्लिश में पढ़ना जरूरी है। द प्रोडक्शन ऑफ
सोमेटोट्रोपिन गोज अप व्हेन ए पर्सन एक्सरसाइज, जैसे हम एक्सरसाइज करते तो हमारा सोमेटोट्रोपिन बढ़ जाता है, बिल्कुल सही है। पहला कथन बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, अगला क्या है दूसरा, मैंस टेस्ट इज प्रोजेस्टेरोन, ये नहीं होता, प्रोजेस्टेरोन होता है फीमेल के अंदर, मैन के अंदर क्या होता है, वो होता है टेस्टोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन वो होता है टेस्टोस्टेरोन, इसकी स्पेलिंग लिख देता हूँ, TESTOSTERONE, ये होता है टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन पैदा होते हैं आदमी के ऊपर, ये प्रोजेस्टेरोन ये महिलाओं के अंदर होता है, तो ऑप्शन बी है, ये गलत है। तीसरा जो दे रखा वुमेन एड्रेनल ग्रंथ सेक्रेट टेस्टोस्टेरोन, ये देखो ये गलत दे रखे दोनों, यहाँ पे आएगा ये वाला और ये होता है मैन के अंदर, ये दोनों उल्टे दे रखे हैं। वुमेन जो पैदा करते हैं वो करते प्रोजेस्टेरोन, और मैन के जो टेस्टिस पैदा करते हैं वो करते टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो इसका मतलब दो दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट गलत दी गई, सिर्फ स्टेटमेंट एक सही है अभी तक तो। उसके बाद अगला है स्टेटमेंट नंबर 4। स्टेटमेंट नंबर 4 में क्या दिया है, स्ट्रेस कॉजेज द एड्रेनल टू रिलीज ए वेरी लेस अमाउंट ऑफ कोर्टिसोल देन यूजुअल, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि 1 और 4 ये दोनों सही हैं। ठीक है, इसका जो प्रॉपर आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि इसमें से पहला और चौथा ये दो जो स्टेटमेंट दी गई है ये दोनों इसमें सही हैं। इसके बाद आगे है प्रश्न नंबर 10, और प्रश्न नंबर 10 में जो दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन और उसकी कमी से होने वाला रोग सुमिलित नहीं है, यानी कि 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 में से 3 ऑप्शन जो है वो सही है, एक ऑप्शन है वो गलत है, और आपको ये गलत वाला ऑप्शन ही बताना है। देखो पहला दे रखा विटामिन कैल्सीफेलोर, दूसरा है नियासिन, तीसरा है कोबलामाइन और चौथा है राइबोफ्लेविन। तो कैल्सीफेरोल कौन सा होता है, विटामिन डी। नियासिन कौन सा होता है, विटामिन B3। कोबलामाइन कौन सा होता है, विटामिन B12। और राइबोफ्लेविन कौन सा होता है, यह विटामिन B2। ये 4 विटामिन दे रखे हैं, इनका साइंटिफिक नेम यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो विटामिन जो डी होता है ना, जो कैल्सीफेरोल है, इसकी कमी से क्या होता है, जो हमारी हड्डी है वो कमज़ोर हो जाती है, अस्थि रुग्णता ये रोग इससे हो जाता है। नियासिन की कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है, ये भी ध्यान रखना। और कोबलामाइन यानी कि जो साइनोकोबाल भी इसको बोलते हैं, विटामिन B12 को साइनोकोबाल भी कहते हैं, साइनोकोबाल। ठीक है, और इसकी वजह से एनीमिया रोग हो जाता है, शरीर में खून की कमी हो जाती है, एनीमिया रोग हो जाता है विटामिन B12 की कमी से, कोबाल्ट पाए जाते हैं इसके अंदर। लेकिन जो राइबोफ्लेविन है इसकी कमी से बेरी रोग नहीं होता, जो राइबोफ्लेविन जो है बेरी रोग ये इसमें नहीं होता। इसमें क्या रोग होता है, इसमें होता है ड्राई स्किन, जो हमारी खाल फटने लग जाती है ना, ड्राई स्किन होना, वो अचानक से वेट कम हो जाना, वो सब होता है। तो जो ऑप्शन डी जो है ये इसका आंसर हो जाएगा कि जो राइबोफ्लेविन है इसकी कमी से बेरी रोग नहीं होता, इसकी कमी से होता है ड्राई स्किन का। ठीक है, इसका जो प्रॉपर आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन डी। चारों ऑप्शन आपको समझा दिए, अलग अलग विटामिन है ये, पहला विटामिन डी, दूसरा विटामिन B3, ऑप्शन सी वाला है विटामिन B12 और ऑप्शन डी वाला है विटामिन B2। अगला है प्रश्न नंबर 11, नेफेड का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो नेफेड का जो नया अध्यक्ष है वो है जेठा अहीर। जेठा अहीर जो है वो नेफेड का नया अध्यक्ष चुना गया है, ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 12, इसमें क्या पूछा गया है, किस भारतीय क्रिकेटर को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रेसिडेंट ऑफ द प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया, सचिन तेंदुलकर, अनिल कुंबले, कपिल देव या फिर सुनील गावस्कर। तो वो बनाया गया था कपिल देव को, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, कपिल देव को बनाया गया था। अगला है प्रश्न नंबर 13 30 नंबर, और इसमें जो पूछा गया वो है कि ISDN इसका फुल फॉर्म बताओ। ISDN ये कंप्यूटर से संबंधित है और इसकी फुल फॉर्म क्या होगी ISDN की। तो ये होता है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, ऑप्शन ए जो दिया गया है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा ISDN इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, प्रश्न नंबर 13 ऑप्शन ए। अगला है प्रश्न नंबर 14, और इसमें क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत कथन बताना है।
अल्टा विस्टा और लाइकोस शुरुआती दिनों के खोज के ईंधन के उदाहरण हैं। और दूसरा जो दिया गया है कि वेब क्रॉलर को वेब स्पाइडर के रूप से भी जाना जाता है, यानी कि अल्टा विस्टा एंड लाइकोस आर द एग्जाम्पल ऑफ सर्च इंजन। बिल्कुल सही है ये। अल्टा विस्टा और लाइसोन बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ सर्च इंजन, ये दोनों ही सर्च इंजन के एग्जाम्पल हैं। कब की बात है ये? सर्च इंजन थे 1995 के। 1995 में गूगल वगैरह नहीं था, ये सर्च इंजन थे, ये ध्यान रखना। ठीक है, लाइकोस और अल्टा विस्टा ये दोनों सर्च इंजन हुआ करते थे। तो जो पहला है वो तो बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा जो ऑप्शन दिया है कि वेब क्रॉलर आर नोन एज वेब स्पाइडर्स, जो वेब क्रॉलर होते हैं वेब स्पाइडर होते हैं, इनको वेब स्पाइडर कहा जाता है इन्फॉर्मेशन के लिए। ये भी सही है। इसने पूछा कि इसमें से गलत कौन सा है, तो एक भी नहीं है, दोनों हूँ। ठीक है, नाइदर वन और नॉट टू। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा कि दोनों ही जो कथन है वो सही है। ठीक है, इसमें जो आ जाएगा बोथ आर ट्रू। ठीक, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। इसमें गलत पूछा, कौन सा गलत है? तो नाइदर वन नॉर टू। उसके बाद अगला है प्रश्न नंबर 15, और ये प्रश्न नंबर 15 क्या दिया है? विंडो 10 में जब आप डेस्कटॉप पर दिस पीसी आइकन में दायां क्लिक करते हैं तब कितने विकल्प पॉपअप मेन्यू में प्रदर्शित होंगे? इन विंडो 10 व्हेन यू राइट क्लिक ऑन दिस पीसी, यानी कि जो माई पीसी का जो ऑप्शन होता है उस पर राइट क्लिक करेंगे तो उस पर कितने ऑप्शन जो पॉपअप है वो आते हैं, कितने ऑप्शंस आते हैं उसके अंदर? तो विंडो 10 के अंदर जब हम क्लिक करते हैं तो उस समय उसमें आते हैं 10 मेन्यू। कितने मेन्यू आते हैं? 10 मेन्यू उसके अंदर आते हैं राइट क्लिक करने पर। दिस पीसी या फिर माई पीसी वाले पे जाके जैसे राइट क्लिक करेंगे तो 10 ऑप्शन आएंगे। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 16, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं नीरी, NEERI, नीरी। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1974 के अंदर। 1974 में नीरी बना था। और उससे पहले बताओ, सबसे पहले ये बना था 1958 में। 1958 में किस नाम से बना था? PHERI के नाम से, CPHERI, सेंट्रल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये था। जो NERI है ये तो इसका नाम हुआ था 1974 में, लेकिन 1958 में ये किस नाम से आया था? CPHERI, सेंट्रल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से। उसके बाद 1974 में इसका नाम कर दिया था नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया था। इसका हेड ऑफिस की बात करें तो वो कहाँ पर है? नागपुर के अंदर। ठीक है, नागपुर के अंदर NERI यानी कि जो नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान, उसका हेड ऑफिस है। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 17, जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो उसे क्या कहते हैं? व्हाट इज ए मार्केट कॉल्ड वेयर देयर इज ए लैक ऑफ कंपटीशन, जहाँ कोई कंपटीशन वाला ही ना हो, यानी कि एक ही बंदा हो माल बेचने वाला। ठीक है, और कोई उसका कोई उसका कंपटीटर ना हो, वो होता है मोनोपोली, एकाधिकार मार्केट। मोनोपोली, एकाधिकार मार्केट, यानी कि उसके अलावा कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाता ही नहीं है कोई दूसरी कंपनी, वो होता है मोनोपोली मार्केट के अंदर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। जहाँ पर कोई कंपटीशन ना हो, खुद का ही राज वो होता है मोनोपोली। अगला है प्रश्न नंबर 18, खालिस्तान क्षेत्र भारत के कृषि के बाद दूसरे बड़ा नियोक्ता है। विच सेक्टर इज द सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर सेक्टर इन इंडिया आफ्टर एग्रीकल्चर, यानी कि एम्प्लॉयर सेक्टर सबसे बड़ा है एग्रीकल्चर के बाद, कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, केमिकल का है, माइनिंग का, क्लॉथ का, या फिर टेलीकम्युनिकेशन का? तो वो जो सेक्टर है वो है क्लॉथ का, टेक्सटाइल जो बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। एग्रीकल्चर के बाद जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, क्या बोलते हैं इसको? टेक्सटाइल इंडस्ट्री बोलते हैं कपड़े की मार्केट को। ये भारत का सेकंड लार्जेस्ट सेक्टर है एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा इसका। तो प्रश्न नंबर 18 तक हमने प्रश्न देखे हैं जीके के और कंप्यूटर के। ठीक है, अब आप हम करते हैं प्रश्न नंबर 19, और यहाँ से हमारा शुरू होती है हरियाणा जीके। प्रश्न नंबर 19 और यहाँ से हरियाणा जीके हम शुरू कर रहे हैं। अब प्रश्न पूछे जाएंगे हरियाणा जीके के, 22 प्रश्न आएंगे हरियाणा जीके के। अब प्रश्न 19 दिया है कि गुड़गांव मंडल में कौन सा जिला आता है? गुड़गांव डिवीजन के अंदर कौन कौन सा जिला आता है? तो गुड़गांव के अंदर महेंद्रगढ़ भी आता है,
और इसके अलावा गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये गुड़गांव डिवीज़न के अंदर आते हैं। ठीक है, तो गुड़गांव डिवीज़न के अंदर कौन सा जिला आता है? महेंद्रगढ़ जिला आता है। चरखी दादरी और झज्जर ये दोनों आते हैं रोहतक के अंदर। ठीक है, चरखी दादरी और झज्जर ये दोनों आते हैं रोहतक के अंदर, और सोनीपत भी रोहतक के अंदर आता है। ये तीनों रोहतक डिवीज़न के अंदर आते हैं, चरखी दादरी, झज्जर और सोनीपत। और जो गुड़गांव की बात करें तो उसमें आता है महेंद्रगढ़। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, गुड़गांव डिवीज़न के अंदर कौन सा आता है? महेंद्रगढ़ आता है गुड़गांव डिवीज़न के अंदर। अगला है प्रश्न नंबर 20। मिहिर भोज के शासनकाल में कौन सा स्थान उत्तर भारत का व्यापारिक केंद्र था? विच प्लेस वॉज द ट्रेडिंग सेंटर ऑफ नॉर्थन इंडिया ड्यूरिंग द रेजाइन ऑफ मिहिर भोज? मिहिर भोज के शासनकाल में उत्तर भारत का प्रसिद्ध जो व्यापारिक केंद्र कौन सा था? व्यापारिक केंद्र इसने पूछा है, तो वो था कन्नौज। कौन सा था? कन्नौज था। ठीक है, लेकिन एक था पेहवा। पेहवा किसका था? वो था घोड़ों के लिए। पेहवा किसका था? घोड़ों के लिए था, ये ध्यान रखना है। ठीक है, घोड़ों के लिए था पेहवा, और जो व्यापारिक केंद्र की बात करें वो था कन्नौज। ये दोनों प्रश्न अलग अलग हैं, ध्यान रखना। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कन्नौज व्यापारिक केंद्र। अगर घोड़े का पूछता तो पेहवा इसका उत्तर हो जाता। प्रश्न नंबर 20 ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 21। भैंस की किस प्रजाति को ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा कहा जाता है? ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा किस भैंस की प्रजाति को कहा जाता है? महसाणा, भदवारी, मुर्रा या नीति रवि? तो वो कहते हैं मुर्रा को। मुर्रा जो भैंस है, ऑप्शन बी जो दे रखा है, मुर्रा नस्ल की जो भैंस है इसको कहा जाता है ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा, हरियाणा का काला सोना। मुर्रा नस्ल की भैंस जो है उसको कहा जाता है। प्रश्न नंबर 22 है, स्वतंत्रता सेनानी जो बाद में हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए, कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे? फ्रीडम फाइटर थे जो बाद में चीफ मिनिस्टर बने थे, हरियाणा के सीएम बने थे। ठीक है, किशनलाल भाट भी नहीं आएगा, ओम प्रकाश चौटाला भी नहीं आएगा। ठीक है, तो वो आएगा चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल, और इसके अलावा चौधरी बंसीलाल भी है। ठीक है, बंसीलाल और देवीलाल दोनों उत्तर आएंगे इसके। बंसीलाल भी ठीक है और देवीलाल भी ठीक है, दोनों ही ऐसे हैं जो बाद में हरियाणा के सीएम बने थे। देवीलाल हरियाणा के जो भारत के हैं वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। भारत के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं देवीलाल। ठीक है, 1989 से लेकर 1991 तक। और बंसीलाल है ये हरियाणा के 4 बार सीएम बन चुके हैं। देवीलाल है वो हरियाणा के 2 बार सीएम बने थे और 1 बार डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने थे इंडिया के। और जो बंसीलाल है वो हरियाणा के 4 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। ये सारी बात आपको ध्यान में रखनी है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी चौधरी देवीलाल। प्रश्न नंबर 23 है कि प्रसिद्ध अभिनेत्री जूही चावला हरियाणा का किस जिले से संबंधित है? यानी कि जूही चावला का जन्म कहाँ हुआ था? पिंजौर, सुनेट, अम्बाड़ा या फिर रोहतक? तो जूही चावला का जन्म हुआ था अम्बाड़ा के अंदर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 23 का। अगला है प्रश्न नंबर 24। हरियाणा का कालिदास किसे कहा जाता है? कालिदास ऑफ हरियाणा किसको कहा जाता है? दीपचंद बहमन को, पंडित मांगेराम, धनपत सिंह या फिर बाजे भगत? तो हरियाणा का जो कालिदास कहा जाता है वो कहा जाता है दीपचंद बहमन को। दीपचंद बहमन को हरियाणा का कालिदास कहा जाता है। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 24 का। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा दीपचंद बहमन। अगला है प्रश्न नंबर 25। वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है? वंदे मातरम स्कीम का सैनिकों से, महिलाओं से, किसानों से या फिर स्वतंत्रता सेनानियों से? तो वंदे मातरम स्कीम का जो है वो है वुमेन से, महिलाओं से। ठीक है, वंदे मातरम स्कीम का जो संबंध है वो है महिलाओं से। और कब की आई थी स्कीम? ये आई थी 2004 में। किससे संबंधित है? मातृ मृत्यु दर से। माताओं की जो मृत्यु हो जाती है बच्चों को जन्म देते टाइम, उस चीज़ से संबंधित है ये वंदे मातरम योजना। 2004 की ये स्कीम है, मातृ मृत्यु दर से ये संबंधित है। प्रश्न नंबर 26 है, किस साल में चंडीगढ़ शहर की आधारशिला रखी गई थी? किस साल चंडीगढ़ शहर की आधारशिला रखी गई थी? 1951, 1953 या फिर कहाँ गया ऑप्शन? 1951, 1953 या फिर 1952, 1950? तो वो रखी गई थी 1952 के अंदर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा।
किस वर्ष जो है वो नींव रखी गई थी? चंडीगढ़ की आधारशिला जो रखी गई थी वो रखी गई थी ऑप्शन सी जो है 1952। 1952 में रखी थी। और किसने रखी थी वो नींव? नेहरू ने रखी थी। ये ध्यान रख लेना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1952 में चंडीगढ़ की आधारशिला रखी थी। अगला है प्रश्न नंबर 27। हरियाणा भारत का कौन सा सबसे बड़ा जिला है? कौन से नंबर का सबसे बड़ा जिला है? 21, 22, 20 या 25? तो वो है 20वां। देखो सॉरी, सबसे बड़ा राज्य है। हरियाणा भारत का कौन से नंबर का सबसे बड़ा राज्य है? तो वो है 20वें नंबर का। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 27 का। अगला है प्रश्न नंबर 28। निम्नलिखित जिलों में से किसमें हड़प्पा सभ्यता का राखी गढ़ी स्थल खोदा गया था? राखी गढ़ी जो स्थल है वो किस जिले के अंदर है? फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, सिरसा या हिसार? तो राखी गढ़ी जो है वो है हिसार के अंदर। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। राखी गढ़ी कहाँ पर आएगा? हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर है राखी गढ़ी। प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा हिसार। प्रश्न नंबर 29 है। करनाल जिले में निर्मित किस वस्तु का विदेशों में भी निर्यात किया जाता है? करनाल के अंदर कौन सी वस्तु बनती है जो फौरन दूसरे देशों में भेजी जाती है? लिबर्टी शूज, पेंट, लकड़ी का फर्नीचर या फिर स्टील का फर्नीचर? तो करनाल के अंदर जो फेमस चीज़ है जो विदेशों में भेजी जाती है वो है लिबर्टी शूज़। लिबर्टी का जूता जो है वो विदेशों में भेजा जाता है। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर हो जाएगा। और इसके बाद है अगला प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 में क्या दिया है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे जब हरियाणा में पहला मुख्यमंत्री निर्वाचित हुआ? देखो हरियाणा में पहला सीएम हरियाणा कब बना था? 1 नवंबर 1966 को। तो हरियाणा में जो पहला सीएम कब बना था? वो बना था 1966 के अंदर। तो प्रश्न ये है कि जब हरियाणा में सीएम बना था पहला तो उस समय चीफ इलेक्शन ऑफ कमिश्नर कौन था? मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? ऑप्शन है MP सेन वर्मा, RS द्विवेदी, T स्वामीनाथन या फिर कल्याण सुंडाराम। इनमें से कौन सा था चीफ इलेक्शन कमिश्नर? ठीक है, तो उस समय जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर था वो था कल्याण सुंडाराम। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा कल्याण सुंडाराम। ये भारत के उस समय चीफ इलेक्शन यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ठीक है, अगर सबसे पहला जो मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो वो था सुकुमार सेन। सबसे पहला जो भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त था वो था सुकुमार सेन। और इनका टेन्योर था 1950 से लेकर 1958 तक। ठीक है, वर्तमान में है राजीव कुमार। और पहले जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो थे सुकुमार सेन। और 1966 में जब हरियाणा बना तब था कल्याण सुंडाराम। ठीक है, ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 30 का। इसके बाद अगला है प्रश्न नंबर 31। 2015 में रिलीज हुई किस हरियाणवी फिल्म को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए थे? 2015 के अंदर एक फिल्म आई थी और उसको 2 नेशनल अवार्ड दिए गए थे। कौन सी वो फिल्म थी? बीरासेरा, पगड़ी, चांद चकोर या वीर घटोत्कच? तो वो फिल्म थी पगड़ी। पूरा क्या नाम था? पगड़ी द ओनर। ये इस फिल्म का पूरा नाम था पगड़ी द ओनर। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा 31 का ऑप्शन सी। पगड़ी द ओनर ये फिल्म आई थी 2015 में। इसको 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले थे। प्रश्न नंबर 32 है। खेलों के क्षेत्र में विकास यादव का नाम संबंधित है। विकास यादव जो प्लेयर हैं वो किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, कुश्ती, शॉटपुट, बॉक्सिंग या फिर पोल वॉल्ट। तो विकास का जो संबंध है और वो है बॉक्सिंग से। विकास यादव और ये बॉक्सिंग से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 33। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ हरियाणा किस राज्य का हिस्सा था? 1947 में हरियाणा किसका हिस्सा था? दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या फिर जम्मू और कश्मीर? ये बात हो रही है 1947 की। तो जब 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तब हरियाणा किसका हिस्सा था? पंजाब का। हरियाणा शुरू से ही पंजाब का हिस्सा रहा है। 1857 से पहले अलग था, उसके बाद अंग्रेजों ने मिला दिया था इसको पंजाब में। ठीक है, तब से हरियाणा पंजाब का हिस्सा रहा है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 33 का। अगला है प्रश्न नंबर 34। वैज्ञानिक उपकरणों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा है? साइंटिफिक जो इंस्ट्रूमेंट है उनको बनाने के लिए कौन सा उपकरण है, कौन सा शहर फेमस है? अम्बाड़ा, पानीपत, गुड़गांव या फिर हिसार? तो सभी को पता है वो कौन सा है? अम्बाड़ा। ठीक है, अम्बाड़ा को क्या कहा जाता है? साइंस सिटी भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा अम्बाड़ा को क्या कहा जाता है? मिक्सी सिटी भी अम्बाड़ा को कहा जाता है।
तो अम्बाड़ा ऑप्शन ए जो है वो इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 34 का। प्रश्न नंबर 35 है, किस जिले को श्रीकंठा कहा जाता है? श्रीकंठ कहा जाता है, किस जिले को श्रीकंठ कहा जाता है? पानीपत, कुरुक्षेत्र, गुड़गांव या फिर भिवानी? तो श्रीकंठ जो प्रदेश है वो है कुरुक्षेत्र को। ठीक है, श्रीकंठ किसको कहा जाता है? कुरुक्षेत्र को श्रीकंठ कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 36, खुम्बी फसल के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला अग्रणी है? खुम्बी यानी कि जो मशरूम होती है वो, मशरूम की खेती के लिए हरियाणा का कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे आगे है? यानी कि किस डिस्ट्रिक्ट में मशरूम की खेती सबसे ज़्यादा होती है हरियाणा में? अम्बाड़ा में, हिसार में, करनाल में या फिर सोनीपत के अंदर? तो हम हरियाणा में जो मशरूम की जो खेती होती है सबसे अधिक वो होती है सोनीपत के अंदर। हरियाणा में सबसे अधिक जो मशरूम की खेती होती है वो होती है सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 36 का। अगला है प्रश्न नंबर 37, कौन सी नृत्य विद्या हरियाणा की नृत्य विद्या नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज नॉट द डांस फॉर्म ऑफ हरियाणा? देखो इसमें पूछा गया है कौन सी नहीं है, नोट वाली, नहीं वाली पूछी है इसके अंदर। भंगड़ा ये किसका है? पंजाब का है। ठीक है, धमाल हरियाणा का है, फाग हरियाणा का है, सांग हरियाणा का है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर। भंगड़ा जो है ये पंजाब का है, ये हरियाणा का नहीं है। ठीक है, बाकी ये तीनों हरियाणा के हैं। तो ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 37 का। भांगड़ा जो है ये पंजाब का है, हरियाणा का नहीं है। प्रश्न नंबर 38 है कि हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची? मेट्रो जो है वो हरियाणा के किस शहर में सबसे पहले पहुंची थी? ठीक है, ये इसके अंदर पूछा गया है। इन विच सिटी ऑफ हरियाणा डिड द मेट्रो रीच? सोनीपत, रोहतक, गुड़गांव या फिर फरीदाबाद? तो हरियाणा में सबसे पहले मेट्रो जो आई थी वो आई थी गुड़गांव के अंदर। गुड़गांव के अंदर आई थी। और कौन सी लाइन है वो? येलो लाइन है मेट्रो वाली। ठीक है, ऑप्शन सी जो है गुड़गांव, एमजी रोड वाली जो है वो वाली मेट्रो है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा गुड़गांव। प्रश्न नंबर 39 दिया है, हरियाणा राष्ट्रीय औद्योगिक अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष हिसार में की गई? देखो इसमें पहले ही बता रखा कहाँ हुई थी, हिसार के अंदर। किसकी? हरियाणा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च, हरियाणा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च। और इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? हिसार के अंदर हुई थी। इसने पूछा कि किस साल हुई थी हिसार के अंदर, 1982 में हुई थी, 1986, 85 या फिर 88? हरियाणा राष्ट्रीय औद्योगिक अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। 1986 के अंदर कहाँ हुई थी? हिसार के अंदर हुई थी। ठीक है, 1986 में हुई थी और कहाँ हुई थी? हिसार के अंदर हुई थी इसकी। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 है, किसे मुगल काल का ड्यूक ऑफ वेलिंगटन कहा जाता है? मुगल काल का ड्यूक ऑफ वेलिंगटन किसे कहा जाता है? ठीक है, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ऑफ मुगल एरा ये किसे कहा जाता है? नारनौल, हिसार, भिवानी या फिर यमुनानगर? तो ये जो कहा जाता है ये कहा जाता है हिसार डिस्ट्रिक्ट को। हिसार डिस्ट्रिक्ट को मुगल काल का वेलिंगटन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 40 ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा, मुगल काल का ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, और ये कहा जाता है हिसार को। ठीक है, ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 पूरे हो गए और यहाँ पे हमारी हरियाणा जीके कंप्लीट हो गई। ठीक है, प्रश्न 40 हरियाणा जीके पूरी जीके कंप्यूटर हरियाणा जीके 3 टॉपिक हम कर लिए हैं। और अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 41, और यहाँ से हमारी क्लास शुरू होती है इंग्लिश की। देखो क्लास की पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नॉलेज हब के नाम से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। पहली बार क्लास देख रहे हो यूट्यूब पर तो नॉलेज हब को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। ठीक है, 30 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 31 ये हम करने लग रहे हरियाणा सीटी एग्जाम के लिए। तो प्रश्न नंबर 41 क्वेश्चन नंबर 41 इंग्लिश का है, इसलिए इसमें पूछा एंटोनियम और वर्ड है ट्रांसपेरेंट। एंटोनियम को क्या बोलते हैं हिंदी में? विपरीत अर्थ, विलोम शब्द आपको बताना है। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है? ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी। पारदर्शी मतलब जिसके हम आर पार देख सकते हैं। इसका उल्टा बताना है, यानी कि उल्टा क्या होगा? अपारदर्शी, जिसके अंदर से हम नहीं देख सकते, वो आपको बताना है। देखो ऑप्शन दिया है मिल्की। मिल्की तो क्या होता है? दूधिया। वाइट कलर मतलब सफ़ेद। ट्रांसल्यूसेंट का मतलब क्या होता है? ट्रांसल्यूसेंट का मतलब होता है पारदर्शी। ठीक है, यानी कि ये इन दोनों का मतलब क्या होता है? पारदर्शी होता है, ट्रांसल्यूसेंट का और ट्रांसपेरेंट का पारदर्शी। ओपैक का मतलब क्या होता है? ओपैक मतलब अपारदर्शी।
ओपेक का मतलब क्या होता है? अपारदर्शी, ओपेक का मतलब। तो इसने इसका एंटोनियम पूछा, तो ओपेक जो है ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट का एंटोनियम क्या हो जाएगा? ओपेक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है और इसको आपको वन वर्ड बनाना है इसका। वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसको सुख और दुख से कोई प्रभाव ना पड़े। सुख और दुख का कोई प्रभाव ना पड़े, वह खुशी हो या गम कोई फर्क नहीं पड़े उसे। स्टबर्न, ग्रेलेस, स्टोइक और हीरोइक। स्टबर्न क्या होता है? वो होता है जिद्दी इंसान। स्टबर्न का मतलब क्या होता है? जिद्दी। ठीक है, आपको बताना है जिस पर कोई प्रभाव ना पड़े खुशी और गम का, वो होता है स्टोइक। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा, स्टोइक। यानी कि हिंदी में इसको बोले तो क्या होता है? उदासीन, जिसका ना खुशी से कोई फर्क पड़े ना कोई गम से फर्क पड़े। गैरुलस का मतलब क्या होता है? जो ज़्यादा बात करता है, बातूनी। ठीक है, तो इसका जो प्रश्न नंबर 42 का जो उत्तर हो जाएगा वो होगा स्टोइक, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है, इसमें भी वन वर्ड आपको बताना है। सेंटेंस दिया है, ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान में विश्वास ना रखता हो। जो भगवान में विश्वास ना रखता हो उसको क्या बोलते हैं? नास्तिक। ठीक है, नास्तिक उसको कहा जाता है। तो वो क्या होता है? फैनेटिक, एग्नोस्टिक, डेवोटी या फिर एथिस्ट? तो वो होता है एथिस्ट, नास्तिक। एथिस्ट भगवान को ना मानने वाला, नास्तिक। ठीक है, ये होता है। फैनेटिक क्या होता है? ये होता है कट्टर इंसान, कट्टर, अपने धर्म के प्रति कट्टर इंसान। और एग्नोस्टिक का क्या मतलब होता है? संशय, संशयवादी, एग्नोस्टिक का मतलब होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा एथिस्ट, इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 43 का। अगला है प्रश्न नंबर 44, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है। 4 में से एक वर्ड है जो गलत दिया गया है, 3 जो है उनकी स्पेलिंग सही दी गई है। आपको बताना गलत स्पेलिंग किसकी दी गई है। देखो, प्रिविलेज, प्रिविलेज की स्पेलिंग सही है। ठीक है, प्रिविलेज का अर्थ होता है विशेष अधिकार, विशेष अधिकार, प्रिविलेज का मतलब। प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है? तैयारी। ठीक है, पर्सिप्रेशन का है, ये जो होता है पर्सिप्रेशन, ये होता है पसीना। इसका क्या मतलब होता है? पसीना। लेकिन जो पोजेशन है इसकी स्पेलिंग गलत दी गई है। पोजेशन की स्पेलिंग है जो गलत दी गई है, और पोजेशन की करेक्ट स्पेलिंग क्या आएगी? POSSESSION। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? डबल एस आएगा। तो रॉन्गली स्पेल्ड पूछा तो ऑप्शन डी वाली स्पेलिंग है जो गलत दी गई है। अगला क्वेश्चन नंबर 45, इसमें भी रॉन्गली स्पेल्ड बताना है। 3 वर्ड सही है, एक गलत है, वो आपको बताना है गलत कौन सा है। कंसाइंस का मतलब क्या होता है? कंसाइंस का मतलब होता है विवेक, सही है ये भी। रिदम, रिदम का मतलब होता है ताल, ये भी सही है। प्ले राइट यानी कि नाट्यकार, वो भी सही है। इम्बैलेंस, इसकी स्पेलिंग गलत दी गई है। इम्बैलेंस की स्पेलिंग गलत है। इम्बैलेंस की स्पेलिंग क्या आएगी? EMBARRASS, ये आएगी इम्बैलेंस की। रॉन्गली स्पेल पूछा, ऑप्शन बी इसकी स्पेलिंग गलत दी गई है। ठीक है, ऑप्शन बी की स्पेलिंग जो है वो गलत दी गई है। अगला है क्वेश्चन नंबर 46 और इसमें आपको ईडियम बताना है। वर्ड दिया है फाइट साई ऑफ। फाइट साई ऑफ, इसका मतलब क्या होगा? फाइट साई ऑफ का मतलब क्या होता है? संकोच करना। इसका मतलब क्या होता है? संकोच करना। अब इनमें से आपको बताना कौन सा आएगा। तो ये है टू अवॉइड एनकाउंटरिंग। टू अवॉइड एनकाउंटरिंग, ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। ठीक है, ईडियम का जो है फाइट साई ऑफ का मतलब संकोच करना, किसी चीज़ को टालना। इसका मतलब टू अवॉइड एनकाउंटरिंग, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 47, सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। मीडियम आंसर बताना है ईडियम का। लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट। लेट द ग्रास ग्रो अंडर द वंस फीट, इसका मतलब क्या होता है? मौका चूकना। इसका क्या अर्थ हो गया? मौका चूकना, ये होता है लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट, यानी कि बेकार पड़े रहना, मौका चूकना। और इसका जो प्रॉपर आंसर हो जाएगा वो होगा टू रिमेन आइडल। ठीक है, टू रिमेन आइडल, ये ध्यान रखना, जिसका कोई प्रभाव ना पड़े, एक ही स्थिति में रहना। अगला क्वेश्चन नंबर 48 और ये आपको करना है फिल इन द ब्लैंक, खाली स्थान आपको भरना है। सेंटेंस दिया है देविका इज द मोस्ट ब्लैंक ऑफ देम ऑल एंड हैज़ मैनेज्ड टू डू वेल इन हर प्रोफेशन। देविका सबसे अधिक क्या आएगा इसके अंदर?
ठीक है, तो ये क्या आएगी, सबके अंदर सिंपल भी नहीं है, इंसोलेंट भी नहीं है, ऑडेशियस भी नहीं है, ये आएगी इंटेलिजेंट। देखो ऑल ऑफ देम में है तो उनमें सबसे में क्या है, वो इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन ए उत्तर आएगा। देविका इज द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ देम ऑल, उन सभी में सबसे इंटेलिजेंट लड़की है देविका। ठीक है, ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 49 और ये भी फिल इन द ब्लैंक है। सुरेश इज ब्लैंक इन कलेक्शन स्टैम्प्स। स्टैम्प जो टिकट है उनको इकट्ठा करने में सुरेश क्या है, उसकी आदत है, उसको अच्छा लगता है सुरेश को। ठीक है, उसको टिकट करने की हॉबी है, तो वो क्या आएगा, इंटरेस्टेड, वो उसके अंदर रुचि रखता है। ठीक है, टिकट करने में इंटरेस्टेड, टिकट इकट्ठा करने में रुचि रखता है, ऑप्शन बी इसका उत्तर आ जाएगा, इंटरेस्टेड। क्वेश्चन नंबर 50 है और ये आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर, यानी कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है ये आपको बताना है। सेंटेंस दिया है, टेकिंग द हेल्प ऑफ पीपल विद रिच एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ विल सेव्स यू मच टाइम एंड एफर्ट। इसके अंदर आपको बताना है क्या आएगा। ठीक है, इसके अंदर क्या बताना है, इसके अंदर एक छोटा सा एरर है वो आपको देखना है। देखो लाइफ विल सेव्स यू, यहाँ पर देखो विल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस या ई एस नहीं आएगा, तो सेव्स नहीं आएगा, इसकी जगह क्या आएगा, सेव आएगा। सिंपल सा है, विल के बाद कभी एस या ई एस नहीं लगता, और ये दिया है ऑप्शन ए के अंदर। ठीक है, सेव्स की जगह ये एस या ई एस यहाँ पे नहीं आएगा, विल सेव यू इतना ही आएगा। ठीक है, एस या ई एस लगता प्रेजेंट में, ये फ्यूचर टेंस दे रखा, यहाँ पे एस या ई एस नहीं लगेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 51 और इसमें भी आपको ग्रामेटिकल एरर बताना है। सेंटेंस है, जस्ट बिकॉज यू आर लर्निंग ए लैंग्वेज डजेंट मीन यू नीड टू लिमिटिंग यूर थिंकिंग। इसमें एक छोटा सा एरर है, आप देखते ही पहचान जाओगे। देखो क्या है एरर इसके अंदर, यू नीड टू लिमिटिंग, यू नीड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो लिमिटिंग की जगह क्या आएगा, लिमिट आएगा। क्या आएगा, लिमिट आएगा। ठीक है, तो ये किस पार्ट के अंदर दिया है, और ये दिया है ऑप्शन ए के अंदर, नीड टू लिमिटिंग यूर थिंकिंग, यहाँ पे लिमिटिंग की जगह क्या आएगा, लिमिट आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए के अंदर ये एरर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 52 है और इसमें है आपको बताना है कि ये पोर्शन सही है या कुछ करेक्शन चाहिए। यहाँ से ए मूवी बेस्ड ओवर द लाइफ ऑफ मार्टाइस, इसमें बताना है कि ये सही है, अगर सही है तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, अगर कुछ करेक्शन है तो आपको इन तीनों ऑप्शन में बताना है कौन सा ऑप्शन सही फिट बैठेगा। यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट है, माई नेबर अलॉन्ग विद हिज चिल्ड्रन इज गोइंग टुनाइट टू वॉच ए मूवी बेस्ड ओवर द लाइफ ऑफ मार्टाइस, शहीदों के ऊपर जो बेस्ड है वो मूवी देखने जा रहे हैं। अब देखो इसमें छोटी सी चीज़ है, बेस्ड ओवर द लाइफ नहीं आएगा, ये क्या आएगा, बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ। ओवर होता किसी चीज़ के ऊपर, ठीक है, जैसे टेबल के ऊपर रखा हो किसी चीज़ के, वो होता ओवर। ऑन आएगा इस पर, ठीक, ऑन, और ये दिया है ऑप्शन बी के अंदर, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, ए मूवी बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ मार्टाइस, ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है और इसमें भी एरर बताना है। यहाँ से भाई कुछ करेक्शन चाहिए या नहीं चाहिए, यहाँ तक। नो सूनर ही हैज़ रिटर्न टू होम देन हिज बॉस कॉल्ड हिम फॉर एन अर्जेंट मीटिंग, इसमें आपको बताना है कि क्या करेक्शन आएगी। ठीक है, तो इसमें जो सबसे प्रॉपर आएगा ये एरर आएगा, इसके अंदर हैज जो है वो यहाँ पे आएगा, नो सूनर और उसके बाद आता है हैज ही, ये आएगा यहाँ पे, ये जो हैज है ये आगे आ जाएगा, ये इसके अंदर एरर है। ये ग्रामेटिकल का मोस्ट इंपोर्टेंट एरर है। नो सूनर के साथ एक तो देन लगेगा, ये भी ध्यान रखना। नो सूनर के साथ हैज, हैव या हैड आएगा, हैड या डिड आएगा। ठीक है, तो ये आएगा सब्जेक्ट से पहले, और ये जो करेक्शन दी गई है ये दी गई है ऑप्शन सी के अंदर, नो सूनर हैड ही रिटर्न्ड होम। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 54 और 55 आपको पैराग्राफ पढ़ के इसका आंसर करना है। ठीक है, और ये सारा आपको मिलेगा पीडीएफ के अंदर। पीडीएफ कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नॉलेज हब चैनल का। नॉलेज हब ज्वाइन करो, वहाँ पर आपको पीडीएफ भी मिलेगी। और जो पहली बार क्लास देख रहा वो भी यूट्यूब पर नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 31 हम हरियाणा सीटी एग्जाम का करने लग रहे हैं।
और यहाँ पर आकर हमारी इंग्लिश पूरी हो गई। जीके, कंप्यूटर, हरियाणा जीके और इंग्लिश, ये 4 टॉपिक हमारे पूरे हो गए। 3 टॉपिक रह गए, हिंदी, मैथमेटिक्स और रीजनिंग। अब जो आएंगे प्रश्न नंबर 56 से लेकर 70 तक, ये 15 प्रश्न अब आएंगे हमारे हिंदी के। ठीक है, उसके बाद 15 सवाल आएंगे गणित के, 15 सवाल आएंगे रीजनिंग के। तो अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 56 की, और ये हमारा पहला प्रश्न है हिंदी का। प्रश्न नंबर 56 दिया है कि कभी कभी ये एक कौन सा क्रिया विशेषण है। कभी कभी इसमें कौन सा क्रिया विशेषण दिया गया है, परिमाणवाचक, रीतिवाचक या फिर कालवाचक। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो कभी कभी ये किसका बोध करवा रहा है, इस समय का। किसका बोध करवाता है, समय का। भाई कभी ऐसा हुआ था, यानी कि एक घटना का, एक समय के बारे में बात करवा रहा है। और जो क्रिया विशेषण किसी समय के बारे में बताए तो वो कौन सा क्रिया विशेषण होता है, कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। ठीक है, और वो दिया है आपको ऑप्शन डी के अंदर। ये देखो इधर ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ऑप्शन सी है स्थानवाचक क्रिया विशेषण और ऑप्शन डी है कालवाचक क्रिया विशेषण। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 56 का, वो हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, प्रश्न नंबर 56 का जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जैसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण की बात करें, इसमें आएगा ऐसे, वैसे, अचानक, अवश्य, ये सब आएगा इसके अंदर। परिमाणवाचक के अंदर बहुत, थोड़ा, कुछ, ठीक, कम, अधिक, ये सब परिमाणवाचक के अंदर आता है। ठीक है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण की बात करें, स्थानवाचक के अंदर क्या क्या आता है, जैसे वहाँ, इधर, उधर। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कालवाचक। कालवाचक के अंदर जैसे रात भर, प्रतिदिन, कभी कभी, आज, कल, ये सारे इसके अंदर आते हैं। तो प्रश्न नंबर 56 का ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। प्रश्न नंबर 57 है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग शब्द बताना है। भौदिया, ये किसका बना है, भौदिये से। भौदिया का स्त्रीलिंग है भौदिया। साधु का स्त्रीलिंग क्या है, साध्वी। डिब्बा का स्त्रीलिंग क्या है, डिबिया। आपको बताना है पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो वो है संचालक। संचालक का स्त्रीलिंग क्या होगा, संचालिका। ठीक है, तो इसमें से पुल्लिंग शब्द पूछा है तो वो हो जाएगा संचालक, ऑप्शन डी वाला। अगला है प्रश्न नंबर 58। उसने उसे छल से पराजित किया। छल से, इसमें कौन सा कारक है, ये जो शब्द दिया है छल से, इसमें कौन सा कारक है। देखो कारक होते हैं 8 प्रकार के। कर्ता का चिन्ह होता है ने, कर्ता ने, कर्म को, करण से, आपादान अलग होना। ठीक है, तो इसमें पूछा छल से, छल के द्वारा। उसने उसे छल से पराजित किया, यानी कि छल के द्वारा उसे पराजित किया था। तो इसमें कौन सा कारक आएगा, कर्ण कारक। ठीक है, कर्ण कारक इसका उत्तर हो जाएगा। 58 का ऑप्शन बी आ जाएगा। ये जो छल से जो शब्द है इसमें कर्ण कारक आएगा। अगला है प्रश्न नंबर 59। दिए गए शब्दों में से एक शब्द तत्सम है, उसे चिन्हित कीजिए। तत्सम शब्द आपको बताना है कौन सा है, पोथी, घर, पानी या फिर अन्न। तो इसमें जो तत्सम शब्द है वो है अन्न। अन्न जो शब्द है वो इसमें तत्सम शब्द दिया गया है। ठीक है, इसका तद्भव रूप क्या होगा, अनाज। तद्भव रूप क्या हो जाएगा, अनाज हो जाएगा। अन्न शब्द का तद्भव रूप अनाज हो जाएगा। पोथी, ये पहले ही तद्भव है, इसका तत्सम रूप क्या बनेगा, पुस्तक। अगर इसका तत्सम रूप बनाना है पोथी का तो क्या बनेगा, पुस्तक बनेगा। पानी का क्या बनेगा, पानी है। घर का क्या बनेगा, ग्रह है। ये बनेंगे इनके तत्सम रूप। तो अन्न जो शब्द है वो पहले ही तत्सम रूप दिया गया है और इसका तद्भव रूप बनेगा अनाज। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 60। किस शब्द में उत उपसर्ग प्रयोग नहीं किया, उत उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया। उद्गम में क्या होता है, उत प्लस गम। उत्कर्ष में उत प्लस आकर्ष। उत्तम में उत प्लस अम। लेकिन अत्याधिक, अत्याधिक में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, अति। इसमें उत प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ, इसमें अति प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए। उपसर्ग ध्यान रखना हमेशा आगे लगता है और प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है। प्रश्न नंबर 61। यश का विलोम बताओ। यश का मतलब क्या होता है, ख्याति या फिर प्रसिद्धि। ठीक है, यश का मतलब ये होता है। इसका विलोम बताना है तो वो हो जाएगा अपयश।
यस का विलोम क्या हो जाएगा? अप यस इसका विलोम शब्द हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 61 का ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा अपयस। प्रश्न नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? देखो नहीं है ये बताना है। अरविंद भी है इसका पर्यायवाची शब्द, सरसीज भी है इसका पर्यायवाची शब्द, शतदल भी है, लेकिन ये जो अमीय है ये इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो वो आएगा ऑप्शन डी अमीय। अमीय का मतलब क्या होता है? अमृत। अमीय किसका पर्यायवाची है? अमृत शब्द का पर्यायवाची है। तो प्रश्न नंबर 62 का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 63, आम शब्द में निहित अर्थ का संबंध एक से नहीं है। देखो आम का अर्थ क्या होता है? सर्वसाधारण होता है। आम कथा हो गई, ठीक है, आम बात हो गई, ऐसे बोलते हैं। आम का मतलब होता है कि मामूली, आम बात थी, आम काम था, मामूली काम था। आम एक फल भी होता है, लेकिन आम एक जनता नहीं होता। आम जनता का मतलब होता है सर्वसाधारण जनता, लेकिन आम का मतलब जो है वो जनता नहीं होता। ठीक है, जनता इसका मतलब नहीं होता। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। इसने नहीं है पूछा है, ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 64 दिया है, कृति का अर्थ है रचना, कृति, और इसका समरूप शब्द है कृति। इसका क्या अर्थ होगा? कृति का अर्थ हो गया रचना, तो दूसरी कृति का अर्थ क्या बनेगा? तो वो होता है रचनाकार। देखो कृति का अर्थ क्या है? रचना, और इस कृति का अर्थ हो जाएगा रचनाकार, रचना करने वाला, कृति। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा, रचनाकार। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 65, जिसकी आशा न की गई हो, ऐसी चीज़ जिसकी हमने उम्मीद ना करी थी, तो वो क्या होता है? वो होता है अप्रत्याशित। वो कहते हैं ना अप्रत्याशित लाभ मिला, अचानक से कोई लाभ मिलना, अप्रत्याशित जीत हुई, ऐसी जीत जिसकी कोई उम्मीद भी ना थी, अप्रत्याशित। ऐसा काम जिसकी हम उम्मीद भी ना करें, जिसकी कोई आशा ना करे, वो होता है अप्रत्याशित का। प्रश्न नंबर 66 दिया है, श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वो होता श्रद्धा प्लस आनंद, श्रद्धा प्लस आनंद, ये ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। श्रद्धा प्लस आनंद, ये श्रद्धानंद का संधि विच्छेद होगा। ठीक है, और कौन सी संधि है ये? दीर्घ संधि। कौन सी संधि है इसमें? दीर्घ संधि है ये। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 67, जिस समास में पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान हो वो कौन सा समास होता है? पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान हो तो वो होता है बहुव्रीहि समास। कौन सा समास होता है? सॉरी, बहुव्रीहि नहीं होता, उसमें वो समास होता तत्पुरुष समास, यानी कि ये आएगा इसमें आगे ऑप्शन डी, तत्पुरुष समास। ये इसका आंसर हो जाएगा। जिसमें प्रथम पद गौण और उत्तर पद प्रधान हो उसमें होता जैसे कामचोर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे कामचोर। इसके अलावा राजपुत्र, राजा का पुत्र, काम से चोरी करने वाला, गौशाला, ये सारे तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। तत्पुरुष समास काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, पेपर में जरूर पूछा जाता है तत्पुरुष समास, जिसमें प्रथम पद गौण हो और जो दूसरा पद है वो प्रधान हो। ठीक है, वो होगा तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 68 दिया है, कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? देखो संयुक्त वाक्य क्या होगा? संयुक्त वाक्य जो जुड़ेगा वो जुड़ेगा और से, ठीक से, या फिर यदि, तथा, फिर भी। ठीक है, इन सभी शब्दों से जो शब्द जुड़ता है वो वाक्य जुड़ता है, वो होता है संयुक्त वाक्य। तो इसमें जो जुड़ा है वो है और, वह आया और गया, वह आया और गया, ये और से जुड़ा है, तो इसलिए कौन सा हो गया? संयुक्त वाक्य हो गया। ठीक है, ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य जुड़े हों, किससे? और से, एवं से, तथा, या, अथवा, परंतु, किंतु, इन शब्दों से जुड़ा है, वो होता है संयुक्त वाक्य। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 69, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अलंकार आपको बताना है कौन सा इसमें अलंकार है। ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ ध्यान रखो, देखो चे 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 ये बार बार रिपीट हो रहा है, चे चे चे, तो इसमें कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार है।
ठीक है, च वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा उत्तर आ जाएगा इसका, ऑप्शन डी अनुप्रास अलंकार इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 69 का। प्रश्न नंबर 70 दिया है, अंडे का शहजादा मुहावरे का क्या अर्थ है। अंडे का शहजादा मुहावरे का क्या अर्थ है। अंडे का शहजादा मतलब अनुभवहीन व्यक्ति, जिसको कोई भी काम का तजुर्बा ना हो। अंडे का शहजादा अनुभवहीन व्यक्ति। तो यहाँ पे हमारे 70% पूरे हो गए और यहाँ पे हमारी हिंदी पूरी हो गई। अब 2 टॉपिक बचे हैं, मैथमेटिक्स और रीजनिंग। ठीक है, 15 सवाल अब गणित के आएंगे, 15 सवाल आएंगे रीजनिंग के। 1 बाय 1 अब हम सारे सवाल करते हैं। क्लास की PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है नॉलेज हब के नाम से। ठीक है, टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप नॉलेज हब ज्वाइन कर लो, PDF आपको वहाँ पर मिलेगी। प्रश्न नंबर 71 दिया है, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताओ। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य प्राइम नंबर आपको बताना है। 93, 91, 89 या फिर 97। तो पहले तो आप ये देख लो, अगर नहीं आती हो, नहीं याद हो, तो आप इनमें भाग दे के देख लो। जैसे ये तो 3 से भाग हो जाएगा, ये तो होने से रहा। ठीक है, जो संख्या खुद के अलावा किसी से भाग ना हो। ठीक है, और वो इसमें जो प्रॉपर इसका जो उत्तर हो जाएगा वो होगा 97। 97 ऐसी संख्या है 2 अंकों की जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। 97 जो किसी से भाग नहीं होती खुद के अलावा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 72। सवाल नंबर 72 दिया है, 50 और 80 के बीच अभाज्य संख्याओं के योग का पता करो। सम निकालना है जो प्राइम नंबर है 50 से लेकर 80 के बीच में। तो सबसे पहले वो अभाज्य संख्या बताओ जो 50 से 80 के बीच में है। कौन कौन से 50 से 80 के बीच में, 53 है। ठीक है, दूसरी क्या है, 59 है। इसके बाद क्या है, 61। इसके बाद क्या है, 67। इसके बाद कौन सी संख्या है, 71। इसके बाद कौन सी संख्या है, 73। और लास्ट में है 79। ये वो सारी संख्या है 50 से लेकर 80 के बीच में अभाज्य संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7। 50 से लेकर 80 के बीच में 7 संख्याएं हैं। अब इन सभी को जोड़ दो। इनका जोड़ पूछा है और इन सभी का जोड़ आएगा 463। ऑप्शन सी इसका उत्तर आ जाएगा, 463 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 463 इसका उत्तर आ जाएगा प्रश्न नंबर 72 का। अभाज्य संख्या जोड़ने 50 और 80 के बीच की। सवाल नंबर 73 दिया है, 0.0836 इसको लिस्ट कॉमन फ्रैक्शन में बताओ। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको लिखना 0.836, इसमें से 8 घटा दो। जितने नंबरों पर बार है ना उतने 9 लिखो। 2 नंबरों पे बार है 99। जितने नंबर पर बार नहीं उतने 0 लगाओ। 2 नंबर पे नहीं है, 0 और 8 पे, तो 2 0 आ जाएगी यहाँ पे। 836 में से 8 घटाओ पहले, तो कितने बचेंगे, 828। और नीचे कितना आ जाएगा, 9900। और ये दिया है ऑप्शन डी के अंदर। इस सवाल में क्या करना है, पहले तो संख्या लिख लो पॉइंट समेत। पॉइंट के बाद जितने भी अक्षर चाहे कितने भी जीरो, सारा का सारा लिख के उसमें से जो बिना बार वाली है वो घटा दो। बटे में जितनी संख्या पे बार है उतने 9 लिखो, जितने पे बार नहीं है उतने 0 लिखो। ठीक है, पॉइंट के बाद की बात हो रही है इसमें। अगला है सवाल नंबर 74। सवाल नंबर 74 दिया है, एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना जरूरी है। उसे परीक्षा में 40 अंक प्राप्त हुए और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा में प्राप्त करने योग्य अधिकतम अंक कितने थे, ये इसमें पूछा गया है। ठीक है, इसमें ये पूछा कि पेपर कितने नंबर का था, ये पूछा लास्ट में। देखो, पास होने के लिए 40% नंबर चाहिए थे, उसके 40 नंबर आए और 40 नंबर से फेल हो गया। तो यानी कि पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए थे, 80 नंबर चाहिए थे। 40 उसके आगे, 40 से फेल हो गया, तो मतलब पास होने के लिए 80 नंबर चाहिए थे। और वैसे पास होने के लिए परसेंटेज पूछते तो कितना चाहता था, 40%। यानी कि 40% नंबर कितने के बराबर हैं, 80 के बराबर। डबल हो गए तो टोटल पेपर कितना होगा, 100% नंबर का, तो 100 का डबल कितना करेंगे, 200 हो जाएगा। समझ गए, 40% नंबर अंकों का मतलब है 80 अंक, तो 100% अंकों का मतलब कितना हो जाएगा, 200 अंक। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। पेपर जो था वो था 200 नंबर का पूरा। ठीक है, ये इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन डी। सवाल नंबर 75 दिया है, एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त करके 35 अंकों से फेल हो गया। दूसरा अभ्यर्थी 50% अंक लेता है और पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 32 अंक अधिक लेता है। तो पेपर कितने नंबर का था, ये बताना है आपको। ठीक है, पेपर कितने नंबर का था ये आपको बताना है।
और इस सवाल के जो ऑप्शन दे रखे हैं वो दे रखे हैं आटे बटे में। देखो ये ऑप्शन फ्रैक्शन में भी दिया है। अगर ऐसे फ्रैक्शन में दिया तो सीधी सी बात है चांसेस रहेंगे ऐसे स्पेशल नंबर का। सोल्व करके देखते हैं इसको। देखो मान लीजिए ये पेपर था टोटल x मार्क्स का। टोटल पेपर कितने नंबर का था? x नंबर का था। तो उसने x में से 20% नंबर प्राप्त करे और 35 अंकों से फेल हो गया, यानी कि x का 20% उसने मिला। ठीक है, उसके अलावा इसको 35 नंबर और लेने थे जब वो पास होता। पास होने के लिए इतनी चीज़ भाई 20% नंबर उसने के आए थे और 35 नंबर कम थे, यानी कि 35 नंबर और जोड़ दिए तब वो पास होता। दूसरा बच्चा क्या है, उसके x के आए थे 50% नंबर, x गुणा 50/100, और इसके नंबर ज़्यादा कितने आ गए? 32। इसमें से 32 घटा दो, तभी तो पासिंग मार्क्स के बराबर आएंगे। ठीक है, ये इसके नंबर आए थे। या इन दोनों को इक्वेशन को बराबर करना है और यहाँ से x का मान निकालना है। x का मान आएगा 670/3। x का मान आ जाएगा 670/3। ठीक है, इसका ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 75 का ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल नंबर 76, 14, 42, 84 का HCF बताना है। HCF बताना है 14, 42 और 84 का। पहले तो ऑप्शन में से भाग दे के देख लो, जिस संख्या से बड़ी संख्या से भाग जाएगा वो उत्तर होएगा। 1 से तो जा रहा है, 2 से भी जा रहा है, 7 से भी जाएगा, और ये देखो 14 से जाता है, नहीं जाता, 14 से भी जा रहा है। तो इसका जो प्रॉपर आंसर होगा वो हाईएस्ट नंबर पूछा है, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या आपसे पूछी है, तो वो हो जाएगा 14। ठीक है, 14 ऐसी 14 ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 77, सवाल नंबर 77, और ये सरलीकरण करना है आपको। ठीक है, ये निशान है भाग का, यहाँ पे निशान है जोड़ का, और यहाँ पे निशान है भाग का। सबसे पहले ये ऑफ सोल्व होएगा, इनका आपस में गुणा करनी है, फिर ये ब्रैकेट के बाद बाहर की चीज़ सोल्व होंगी। ठीक है, आपको ये सारा 1 बाय 1 करना है, सारा 1 बाय 1 करके सोल्व करना है। जैसे सबसे पहले इसको करेंगे तो ये बनेगा 1/2 माइनस 1/4 बनेगा। ठीक है, इसको सोल्व करोगे लास्ट में और ये बन जाएगा 1/2 में से 1/4 गया तो 1/4 बनेगा। इसकी जगह कितना बचेगा लास्ट में? 1/4। ठीक है, उसके बाद है ये भाग का निशान, ये सोल्व करोगे तो 1/2 जमा 1/4 करोगे तो कितना बनेगा? 3/4। ठीक है, ये बनेगा 3/4। फिर ये उसके बाद जमा का निशान है, ये सोल्व करोगे बनेगा 5/4 बनेगा, और ये भाग का निशान है और ये बनेगा 5/3। इसको सोल्व आपको करना है। ठीक है, और इसका उत्तर आ जाएगा 13/12। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 13 का ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा 13/12। अगला है प्रश्न नंबर 78। सवाल नंबर 78 दिया है, एक बल्लेबाज अपनी 12वीं पारी में 60 रन बनाता है, इससे उसका औसत 2 रन बढ़ गया, तो 11वीं पारी तक उसका औसत क्या था? ठीक है, इस सवाल को करने का देखो सबसे आसान तरीका क्या है, नॉर्मल बिल्कुल शांति से सोचना। देखो उसने 12वीं पारी में 60 रन बनाए, औसत बढ़ गया 2, यानी कि जो टोटल नंबर थे, जो रन थे टोटल 12 पारियों के औसत बढ़ गए। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, उसका टोटल औसत बढ़ गया 2 रन का, यानी कि टोटल 12 पारियों का जो औसत था वो 2 नंबर बढ़ गया। तो इसका मतलब इसने कितने रन फालतू बनाए? 12 दूनी 24। भाई 12 पारियों का 2 का औसत बढ़ गया तो टोटल 24 रन इसने फालतू बनाए हैं, जो पहले पारी के औसत था। ठीक है, 60 रन इसने बनाए, 24 रन इसने फालतू बनाए। इसका मतलब पहले की एवरेज कितनी थी? 36 की। ठीक है, पहले एवरेज कितनी थी? फिर 36 थी। या फिर इतना मान लो कि 11 पारी तक उसका औसत मान लिया हमने x औसत था। ठीक है, तो 11 पारियों में रन कितने बनाए थे? 11x। 12वीं पारी में रन कितने बना दिए? 60। टोटल पारी कितनी हो गई? 12। औसत कितना था पहले? 11 पारियों का x, अब औसत 2 और बढ़ गया, ये इसके बराबर। यहाँ से आप सीधा x का मान निकाल सकते हो, 36 आएगा इसका। जैसा आपको सही लगे वैसे कर लेना, काफ़ी आसान सवाल है। प्रश्न नंबर 79 दिया है, 79। यदि किसी निश्चित संख्या का 20% किसी अन्य संख्या के 3/4 के बराबर है तो संख्या का अनुपात बताओ। देखो पहले संख्या मान ली x का 20/100 किसी दूसरी संख्या यानी कि y के 3/4 के बराबर है, ये दे रखा है। ठीक है, x का 20/100 बराबर y का 3/4, तो ये करेंगे तो कितना आ जाएगा? x गुणा में 1/5 बराबर 3/4y, कितना बनेगा? x/5 बराबर 3/4y। ठीक है, x/y हमें निकालना है, तो x/y क्या आ जाएगा? 5 दिया 15/4, अनुपात कितना आ जाएगा? 15:4, और ये दिया है ऑप्शन बी के अंदर।
ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से करना है। एक्स, एक संख्या एक्स मान ली, उसका 20% दे दिया, ठीक है। दूसरी संख्या हमने मान ली वाई, वाई के 3/4 के बराबर। यहाँ से एक्स बटे वाई का अनुपात निकालना है। अगला है सवाल नंबर 80, और सवाल नंबर 80 में क्या दिया है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 84% है। यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि हुई और विक्रय मूल्य में 25% की वृद्धि हुई, तो पहले की हानि के मुकाबले अब की हानि में कितने प्रतिशत वृद्धि और कमी हुई है। देखो इस सवाल को आराम से करो। देखो विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य का 84% दिया है, तो क्रय मूल्य हमने मान लिया कितना था, 100 रुपये है, तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 84 रुपये में आ जाएगा। तो हानि कितने की हुई है, 16 रुपये की। तो पहले पे देखो 100 रुपये पे 16 रुपये की हानि, तो कितने % हानि हो गई, 16% हानि। आगे बात समझ में, यानी कि पहले जो लॉस था वो कितना था, 16% लॉस था, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हमने माना था 100 रुपये, सेलिंग प्राइस कितना था, 84 रुपये। अब आगे क्या करें, क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। ये CP1 था, तो CP2 कितना हो गया, अब इसका 20% बढ़ेगा तो 120। सेलिंग प्राइस सेकंड कितना आ गया, सेलिंग प्राइस 25% बढ़ गया, तो 84 का 25% यानी कि 1/4 करेंगे तो 21 रुपया बढ़ गया। तो नया सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 84 + 21 करेंगे तो 105। तो नया सेलिंग प्राइस आ गया 105। हानि कितनी हो गई, 15 रुपये की, कितने पे, 120 पे, गुणा में 100, 15 8 है 120, 100/8 करेंगे तो 4 दूनी 8, 25 चौक 100, यानी कि 12.5%। अब हानि कितनी हो गई, 12.5%, ठीक है। L1 आया था 16%, L2 आ गया 12.5%। इसने पूछा कि पहले के मुकाबले में अब हानि में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो अब हानि में वृद्धि नहीं, कमी हुई है। कितने की हुई है, 3.5% की। कितनी कमी हुई है हानि में, 3.5% की, ठीक है। कितने पर, 16% पे, गुणा में 100, ये निकालना है, ठीक है। 3.5 यानी कि 35/160 गुणा में 100 ये करना है। 20 5 100, 20 8 160, और ये कर दो 5 5 25, 5 15, 16 17, 175/8, ठीक है। ये इसकी हानि प्रतिशत आ जाएगा लास्ट में, देख लेना। और इसका जो प्रॉपर जो आंसर आएगा वो आएगा 6 से 1/4% की कमी आएगी। एक बार आप सोल्व कर लेना गुणा भाग में, बिल्कुल आसान है। सवाल नंबर 81 दिया है, यदि 2000 रुपये के मूलधन को 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया जाता है, तो दूसरे साल का ब्याज बताओ। देखो 2000 रुपये हैं, 10% का मतलब पहली साल कितने मिलेंगे, 200 रुपये। दूसरे साल इस पर ब्याज मिलेगा कितना, 200 रुपये, 10% निकालेंगे तो अब इसका भी 10% निकलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है, जो पहले साल का ब्याज है उस पर भी ब्याज मिलेगा, तो इसका 10% करेंगे तो 200 का 10% क्या आएगा, 20। तो दूसरे साल कितना ब्याज देना पड़ेगा, 220। पहले साल कितना देना था, 200 रुपये। तो इसका प्रॉपर आंसर जो हो जाएगा, दूसरे साल का ब्याज पूछा वो आएगा 220। अगर ये पूछता दोनों साल का ब्याज निकालो, तब ये दोनों ऐड होकर 420 हो जाता, ठीक है। अब इसका क्या आंसर आ जाएगा, 220 इसका उत्तर आ जाएगा दूसरे साल के लिए। अगला है सवाल नंबर 82। A, B, C 3 जने काम करते 20, 40 और 80 दिन में। A को B और C द्वारा हर तीसरे दिन सहायता प्रदान की जाती है, तो A कितने दिन में काम कर सकता है। देखो A, B, C टोटल तीनों का काम दे रखा है, 20, 40, 80। टोटल काम कितना हो जाएगा, 20, 40 और 80 का एलसीएम कितना आएगा, 80। A की क्षमता आएगी 4, B की 2, C की 1। ये इनकी क्षमता हो जाएगी, ठीक है। A, B, C टोटल काम आ गया 80, ठीक है। इसकी क्षमता 4, इसकी क्षमता 2, इसकी क्षमता 1 होगी। अब इसके बाद आगे क्या दिया है कि A के साथ हर दिन एक दिन B आएगा और एक दिन C आएगा, ठीक है। हर तीसरे दिन इसकी सहायता की जाती है, ठीक है। हर तीसरे दिन इसकी सहायता की जाती है। देखो एक बार इधर देखो, 20, 40, 80 था, टोटल काम आ गया 80। A की क्षमता कितनी थी, 4, B की क्षमता 2, C की 1। अब देखो पहले दिन A आएगा, दूसरे दिन भी A आएगा, तीसरे दिन B + C इसके साथ आएंगे, तो तीसरे दिन टोटल कितना काम होगा, 7। यानी कि 3 दिन में कितना काम करेंगे, 15। हमने काम कितना करवाना है, 80 यूनिट। भाई हमने काम कितना करवाना, 80 यूनिट करना है। 3 दिन में 15 करेंगे तो 5 से गुणा कर दो, भाई 15 5 75 यूनिट हो जाएगा। तो यानी कि 15 दिन में कितना काम हो गया, 75 यूनिट। 16वें दिन फिर A आएगा और वो 4 यूनिट काम कर देगा, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 80, ठीक है। तो 16 दिन इसको पूरा काम करना पड़ेगा।
79 हो जाएगा, 17वें दिन काम पूरा होगा। तो ए को 16 दिन काम पूरा करना पड़ेगा। ए जो काम करेगा वो 16 दिन अकेले आएगा। 17वें दिन तो आते सुबह पहले काम हो जाएगा उसका, इसलिए ए को 16 दिन पूरे दिन काम करना पड़ेगा। हर 3 दिन में वो यूनिट बनाते हैं 15 यूनिट, ठीक है। अगले 6 दिन में बनाएंगे 30 दिन, 9 यूनिट में 45 यूनिट, ऐसे करके, ठीक है। 3 के पहाड़े में चलेगी। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 83 दिया है, एक कार 4 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 120 की स्पीड से 4 घंटे में दूरी चलती है, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, स्पीड गुणा में टाइम, यानी कि 480 किलोमीटर। 120 की स्पीड से गाड़ी चल रही है, 4 घंटे का टाइम लगा, तो दूरी कितनी होगी, 480 किलोमीटर। यदि उस कार को दूरी 3 घंटे 20 मिनट में तय करें, उसकी स्पीड क्या होगी। 3 घंटा 20 मिनट का क्या मतलब हो गया, 3 घंटे का मतलब हो गया 180 मिनट जमा 20, यानी कि 200 मिनट, और मिनट को घंटे में बदलेंगे 2 बटे में 60। तो इसमें जो देखो टोटल दूरी डिस्टेंस कितनी आ गई थी हमारी, 480। टाइम कितना आ गया था, 200 बटे में 60 घंटा। अब स्पीड निकालनी, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपोन में टाइम, 480 बटे 200, और ये 60 चला जाएगा ऊपर, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 2 3 6, 48 गुणा 3 इसका उत्तर आ जाएगा। 48 गुणा 3 करेंगे, कितना बचेगा, 48 गुणा 3, और वो आ जाएगा 144 किलोमीटर प्रति घंटा। 144 किलोमीटर प्रति घंटा चाल की स्पीड आ जाएगी, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। 84 है, नीचे दी गई तालिका 5 विषयों में 4 छात्रों के अलग अलग नंबर, ये 4 छात्र दे रखे हैं, 5 सब्जेक्ट है, S1 S2 S3 करके, और हर पेपर 100 नंबर का है। इसमें दिखा रखे भाई, पहले स्टूडेंट के पेपर 1 में 89, दूसरे में 100, तीसरे सब्जेक्ट में 92, इस हिसाब से। चौथे स्टूडेंट की बात करें, पहले पेपर में 76, दूसरे पेपर में 85, तीसरे पेपर में 76, चौथे पेपर में 58, ऐसे ये नंबर दिया है। इसमें लास्ट में पूछा कि P2 द्वारा प्राप्त प्रति विषय के औसत अंक क्या है। P2 जो पेपर 2 में है, सारे छात्रों का एवरेज कितना रहेगा। तो क्या करना है, ये सारे जोड़ दो आपस में, ठीक है, और लास्ट में भाग कर दो 5 से। सारे जोड़ के लास्ट में 5 से भाग कर दो, सारा जोड़ो कितना बनेगा, 362। इसको कर दो 5 से भाग, 362 को 5 से भाग करो तो उत्तर आ जाएगा 72.4, ठीक है। 72.4 इसका उत्तर आ जाएगा, 72.4, और ये दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर, ठीक है। 72.4 इसका उत्तर हो जाएगा। गणित का आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 75, और सवाल नंबर 75 दिया है, एक पंसारी 18 का रेट है, और एक 22 किलो की 2 दाल मिलाता है और 19.5 पे बेचता है। अनुपात बताओ किस अनुपात में, 18, 22 और बीच में आएगा 19.5, ये घटा दो आपस में, ठीक है। ये आएगा 2.5 और ये आएगा 1.5, यानी कि 2.5 अनुपात 1.5, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 5 5 25, 5 3 15, 5 अनुपात 3, 5 अनुपात 3 इसका उत्तर हो जाएगा, जो दिया है ऑप्शन डी के अंदर। 5 अनुपात 3, अनुपात आएगा 2 अनुपात 5 और 1.5, 2.5 अनुपात 1.5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे हो गए 85 सवाल, और गणित हमारे यहाँ पे पूरा हो गया। सवाल नंबर 86 से अब हम करेंगे रीजनिंग के। सवाल नंबर 86, यहाँ से हमारी रीजनिंग शुरू होती है, 15% हम रीजनिंग के करेंगे। इसकी PDF के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, नॉलेज हब के नाम से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लेना। पहली बार क्लास देख रहे हो तो यूट्यूब पर भी नॉलेज हब को सब्सक्राइब कर लेना। सवाल नंबर 86 दिया है कथन और निष्कर्ष का। 3 कथन है, 2 निष्कर्ष हैं। पहले कथन पढ़ते हैं, उसके बाद ये निष्कर्ष देखेंगे। पहला कि कुछ स्क्रीन डिस्प्ले हैं, कुछ स्क्रीन ये डिस्प्ले हैं, सारे मॉनिटर डिस्प्ले हैं, ये मॉनिटर है डिस्प्ले के अंदर आ जाएंगे। सारे मॉनिटर बॉक्स हैं, ये सारे मॉनिटर के अंदर बॉक्स भी आ जाएगा, ऐसे बनेगा ये, ठीक है। इसको प्रॉपर बनाए दोबारा से। सबसे पहले मॉनिटर बना लो, सारे मॉनिटर बॉक्स हैं और सारे मॉनिटर क्या है, डिस्प्ले हैं, कुछ डिस्प्ले स्क्रीन भी है, ऐसे ये बनेगा मॉनिटर, उसके बाद ये बनेगा बॉक्स, ये बनेगा डिस्प्ले और ये बनेगा स्क्रीन। पहला निष्कर्ष है कि कुछ डिस्प्ले बॉक्स हैं, कुछ डिस्प्ले बॉक्स हैं, बिल्कुल ये डिस्प्ले बाहर का है, बॉक्स अंदर का, तो ये वाला हिस्सा बॉक्स हो गया, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है कि कुछ मॉनिटर स्क्रीन है, कुछ मॉनिटर स्क्रीन है, मॉनिटर स्क्रीन का डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया गया, तो निष्कर्ष 2 है वो गलत हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष 1 का ही अनुसरण करता है, ठीक है, निष्कर्ष 1 का ही अनुसरण करता है, और ये दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 1 का अनुसरण करता है।
सवाल नंबर 87 है, बी एक हवाई अड्डा है जो शहर के दक्षिण पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर दूर पर है। शहर सी शहर ए के दक्षिण में और शहर बी के पूर्व में स्थित है। सी डी के पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर की दूरी पर एक हवाई अड्डा है जो शहर ई से 4 किलोमीटर दूर। तो शहर ए के संदर्भ में शहर किस दिशा के अंदर है? शहर ई बताना है कि शहर ए के संदर्भ में किस दिशा के अंदर है। दिशा का सवाल है, ये आप बना लेना, ठीक है। इसमें आपको बताना है इन विच डायरेक्शन इज द सिटी ई। शहर ई का पूछा है, शहर ई शहर ए के संदर्भ में किस दिशा के अंदर है, ठीक है। ये बात इसके अंदर पूछी गई है। और इस स्टार्ट में देखो, बी इज एन एयरपोर्ट साउथ वेस्ट ऑफ द सिटी ए। शहर ए के संदर्भ में शहर बी की लोकेशन ये दी गई है, ठीक है। ऐसे प्रश्न को करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, ऐसे 4 डायरेक्शन बना लेनी है और उसके बाद ये 4 डायरेक्शन इनकी कॉर्नर में बनानी है ऐसे, ठीक है। ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है वेस्ट, ये है ईस्ट। इधर हो गया नॉर्थ ईस्ट, इधर हो गया नॉर्थ वेस्ट, इधर हो गया साउथ वेस्ट और इधर हो गया साउथ ईस्ट। अब जो जो बात दी गई है उसके हिसाब से आप बना लेना। सबसे पहले जो सेंटर है यहाँ पे आपको पॉइंट ए मानना है, पॉइंट ए मानोगे, उसके बाद साउथ वेस्ट में पॉइंट बी लेना है, ऐसे करके ये पॉइंट बी आएगा, ठीक है। 4 किलोमीटर का जो सिटी सी है वो साउथ में है सिटी ए के, सिटी ए के साउथ में नीचे सिटी सी आ जाएगा, ठीक है। सिटी सी है जो वो साउथ में आएगा, इसके नीचे की साइड आएगा। सिटी डी दे रखा है और ईस्ट टू सिटी बी के ईस्ट में है तो ये इधर आएगा, बिल्कुल हो गया। सिटी बी के हिसाब से ईस्ट में इधर आएगा। इसके बाद क्या दे रखा है कि सिटी सी है वो 4 किलोमीटर वेस्ट में है सिटी डी के, सिटी डी के 4 किलोमीटर वेस्ट में, यानी कि सिटी डी इधर होगा और इसके 4 किलोमीटर वेस्ट में यहाँ से होगा ये। इस हिसाब से ये आपको बनाना है, ठीक है। उसके बाद ये सिटी ई दे रखा है, सिटी ई से ये 4 किलोमीटर साउथ में हो जाएगा ई से। तो ये इन दोनों के आपसे डायरेक्शन पूछी गई है। और इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 87 का, ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट में। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 88 और ये भी डायरेक्शन का क्वेश्चन दिया है। इसमें क्या दे रखा है कि सबसे पहले ऐसे बना लो, ये जरूर बना लेना ताकि आपको याद रहे कौन सी दिशा किस डायरेक्शन में है। पश्चिम से पूर्व की ओर 10 किलोमीटर, मान लो ये पॉइंट पश्चिम में है तो इससे पूर्व की ओर इधर चलेगा, 10 किलोमीटर चल दिया। उसके बाद वो बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला, बाएं मुड़ के 3 किलोमीटर चल दिया, फिर बाएं मुड़ा, फिर 4 किलोमीटर चल दिया। शुरुआती बिंदु सब किस दिशा में है, ये शुरुआती बिंदु था, इससे ये ऐसे कॉर्नर की दिशा में आएगा, कॉर्नर में आएगा, यानी कि इस सेंटर के इस कॉर्नर के अंदर, ठीक है। सेंटर पॉइंट के कॉर्नर के अंदर ये आएगा नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, ये ईस्ट है ना तो नॉर्थ ईस्ट में आएगा ये। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 88 का, ऑप्शन ए। अगला है प्रश्न नंबर 89, कर्ण पूर्व दिशा में x की दूरी तय करता है। देखो ऐसे बना लो पहले, नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट। पूर्व दिशा में x किलोमीटर चला, यहाँ से चला यहाँ तक x किलोमीटर चल दिया, और वह दाएं मुड़कर y किलोमीटर की दूरी तय करा, दाएं मुड़ गया, ये चला y किलोमीटर। प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने की सबसे छोटी दूरी, ये दूरी बतानी है ये दोनों के बीच में। पाइथागोरस लगेगी, ये x है ये y लगेगा, क्या फार्मूला लगेगा, x स्क्वायर जमा y स्क्वायर का अंडर, और ये दिया है ऑप्शन बी के अंदर। पाइथागोरस लगेगी इसके अंदर, ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा, अंडर x स्क्वायर जमा y स्क्वायर। 89 का ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 90 है, ये है कथन निष्कर्ष का, ये कथन है, ये निष्कर्ष। आपको 2 कथन पढ़ के 2 निष्कर्ष देने हैं। सभी पुरुष महिलाएं हैं, सभी पुरुष महिलाएं हैं, सभी बच्चे महिलाएं हैं, ये सभी बच्चे हो गए। क्या क्या दे रखे हैं, ये पुरुष दे रखे हैं, ये बच्चे दे रखे हैं, और ये बाहर वाले महिलाएं दे रखे हैं। पहला कि कुछ पुरुष बच्चे हैं, पुरुष और बच्चों का कोई सीधा संबंध नहीं दे रखा, पहला निष्कर्ष गलत है। कुछ महिलाएं बच्चे हैं, बिल्कुल, ये महिलाएं बाहर की है, बच्चे अंदर के, ये वाला हिस्सा कुछ महिलाएं जो बच्चे हैं। तो केवल निष्कर्ष 2 का अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष 2 का अनुसरण करता है, और ये दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर, केवल निष्कर्ष 2 का पालन करता है। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 90 का। अगला है सवाल नंबर 91, कथन निष्कर्ष। ये कथन है, ये निष्कर्ष है। सभी बिस्तर तकिए हैं, ये बिस्तर है, ये तकिए हैं, सभी तकिए सोफ़ा हैं, ये सारे तकिए सोफ़ा हो गए, बिस्तर तकिया और ये सोफ़ा।
पहला है कि कुछ तकिए बिस्तर हैं, कुछ तकिए बिस्तर हैं, बिल्कुल ये वाला हिस्सा बिल्कुल सही। कुछ सोफे बिस्तर है, बिल्कुल सोफा बाहर है बिस्तर अंदर है, ये भी सही है। बाहर से अंदर आओगे सारी स्टेटमेंट सही होती है और अंदर से बाहर जाओगे तो गलत होती है। तो इसके दोनों ही निष्कर्ष सही है। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों का अनुसरण करता है। ठीक है, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों का अनुसरण ये करता है। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 92 दिया है, एक पंक्ति लिली सामने से 18वीं है। एक पंक्ति में लिली जो वो आगे से 18वीं है और जबकि मिनी पीछे से 16वीं है। यदि निशा आगे से 25वीं और बिल्कुल लिली और मिनी के बीच में, तो पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हैं। देखो एक पंक्ति है, ऐसे लाइन है, ये आगे का मान लो फ्रंट और ये बैक मान लो। आगे से लिली 18वें नंबर पर है, यहाँ से चल के लिली कितने नंबर पर है, 18वें नंबर पर है लिली। पीछे से मिनी 16वीं पर है, यहाँ से चलेगी पीछे से, और ये है मिनी और ये कितने नंबर पर है, 16 नंबर पर इधर से। निशा आगे से 25 और इन दोनों के बीच में, आगे से ये 25वें नंबर पर है, यहाँ पे आगे से 25वें नंबर और इन दोनों के बीच में है बिल्कुल। तो ये देखो ये 18वें नंबर पे थी, तो 18 से 25 जाने के लिए कितने बीच में और आगे 7 बंदे बीच में आ गए। तो इसका मतलब है इन दोनों के बीच में कितने होने चाहिए, 25वां नंबर होना चाहिए इसका। भाई ये आगे से 18वें पे लिली थी, तो लिली और इसके बीच में जो निशा है इसके बीच में 7 बंदे हैं। तो इस हिसाब से जो मिनी है और जो निशा है इनके बीच में भी 7 बंदे होने चाहिए। तो अगर इनके बीच में 7 बंदे हैं, तो इसका मतलब इसका पीछे से नंबर कितना हो गया, 23वां नंबर हुआ कि नहीं हुआ, 16 7 23। पीछे से इसका नंबर 23वां हो गया, आगे से 25 हुआ, तो टोटल नंबर कितने हो गए 48। और एक बार रिपीट होने के कारण एक घटा दो, 48 में से एक घटेगा तो वो आ जाएगा 47। ऑप्शन ए इसका उत्तर आएगा 47। एक बार आप बना के देखना, 47 इसका उत्तर आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे लिली है, यहाँ पे निशा है, यहाँ पे मीना है, ये मिनी है, ये 16वें नंबर पर है, ये 18वें नंबर पर है, ये 25वें नंबर पर है। इनके बीच में कितने बंदे हैं 7, तो इनके बीच में कितने नंबर आएंगे 7 नंबर। तो ये पीछे से कितना हो जाएगा 16 + 7 = 23। ये 25 आगे से दे रखा है इसलिए हमने आगे से जोड़ दिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 93 है, इनमें से अलग बताना है कौन सा है। 83 47 34 और 62, इसमें से कौन सी संख्या अलग है। तो इसमें जो अलग है वो है 83। इसमें क्या अलग है, 83 अलग है। 83 इसके अंदर अलग दिया गया है। क्यों, क्योंकि 34 किसका है, 6 का स्क्वायर - 2, ये है 8 का स्क्वायर - 2, ये है 7 का स्क्वायर - 2, लेकिन ये क्या है 9 का स्क्वायर - 2। ठीक है, तो ऑप्शन ए अलग दिया गया है बिल्कुल। बाकी सभी में स्क्वायर करके 2 घटा रखा है और इसमें जोड़ रखा है। अगला है प्रश्न नंबर 94, कौन सी संख्याओं का समूह अन्य 3 से भिन्न है। इनमें एक पैटर्न लगा रखा है और किस में वो पैटर्न नहीं लगता वो आपको बताना है। ठीक है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर। पहले नंबर तो सारे स्क्वायर दे रखे हैं। ठीक है, पहले तो ये सारे के सारे स्क्वायर दे रखे हैं। दूसरा क्या कर रखा है, 16 को 4 से गुणा कर दिया और 1 घटा दिया, 63 आ गया। 36 को 6 से गुणा करेंगे तो 216, 216 में से 1 घटा दिया 215। 64 को 8 से गुणा करेंगे तो 512, 512 में से 1 घटा दिया 511। 11 को 121 से गुणा करेंगे बनेगा 1331 और इसमें से 1 घटाएंगे तो 1330 आना चाहिए, 1221 नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कौन सी संख्या अलग है, ऑप्शन सी। भाई ऐसे कर लो, ये इसका 6 का क्यूब उसमें से 1 घटा दिया, ये 8 का क्यूब इसमें से 1 घटा दिया, 4 का क्यूब इसमें से 1 घटा दिया, तो 11 का क्यूब में से भी 1 घटना चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन सी अलग है। 95 नंबर का है ये कथन और ये निष्कर्ष। कथन है कि माता पिता अच्छी शिक्षा के लिए उच्च शुल्क का भुगतान करने के लिए तैयार है। ये बात पूर्णतः सही मान के चलनी है आपको, चाहे इसमें गाली भी लिख रखी होगी तो भी आपको सही मान के चलनी है। ठीक है, इसमें लिख रखा कि माता पिता उच्च शिक्षा के लिए उच्च शुल्क का भुगतान करने के लिए तैयार कर, बिल्कुल अगर अच्छी शिक्षा मिलती है तो। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, पहला है कि माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, अच्छी शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं इसलिए वो उच्च शुल्क देने के लिए तैयार हैं। दूसरा कि अच्छी शिक्षा केवल उच्च शुल्क पर प्रदान की जा सकती है, गलत है, ऐसा कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का। अच्छी शिक्षा तो निम्न स्तर पर भी मिल जाए, फ्री में भी मिल जाए, तो केवल निष्कर्ष एक इसका सही है और वो दिया है ऑप्शन डी के अंदर, ऑप्शन डी के अंदर।
प्रश्न नंबर 96 है, इसमें ये 3 तो है वो एक पैटर्न पर है और एक है जो अलग है, इसमें वो आपको बताना है कौन सा अलग है। ठीक है, जैसे R से T गया उसमें जोड़ दिया 2, T से X गया 4, X से D गया 6, U से W गया 2, W से A गया 4, A से G गया 6, C से E गया 2 जोड़ दिया, E से I 4 जोड़ दिया, I से O 6 जोड़ दिया। लेकिन इसमें B से जब F जाएंगे ऑप्शन C के अंदर, ऑप्शन C की अगर हम बात करें तो B से F जाएंगे तो +6 होना था, लेकिन इसमें दे कितना रखा, +4 दे रखा, +6 होना था। ऑप्शन C इसका अलग हो जाएगा। 97 का है, इसमें से बताना है क्या पैटर्न लगा रखा है, उसका क्या नंबर आएगा। MNO 13 ये है QRS 17 के बराबर, PQR 16 है वो TUV 20 के बराबर है, तो STU 19 किसके बराबर होगा। देखो M में 4 जोड़ दिया, ठीक है, N में 4 जोड़ दिया, O में 4 जोड़ दिया, 13 में 4 जोड़ दिया, यानी कि नंबर में 4 जोड़ रखा है, हर संख्या में 4 ऐड किया गया है। तो S में 4 जोड़ेंगे, STUVW, TUVWX, UVWXY और 19 और 4 23, WXY 23। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 97 का। सवाल नंबर 98 का बताना है जो T और MO का संबंध है वो GR का किसके साथ संबंध होगा। T से लेकर M -7, V से लेकर O -7, तो G से इसमें 7 घटाएंगे तो वो बनेगा Z, और R में से 7 घटाएंगे तो वो बनेगा K, तो वो बनेगा ZK ऑप्शन ए में। ठीक है, ZK बनेगा ऑप्शन ए। क्या घटाना है, -7 इसमें करना है। सवाल नंबर 99 है और यहाँ पर आपको बताना है ये बीच में क्या आएगा। ठीक है, ये बीच में क्या आएगा, 5 3 और 2, 8 5 1 9 3 2। इसमें आपको बताना है कि बीच वाली संख्या में क्या आएगा। देखो 5 5 दिया 15, 15 दूनी 30। ठीक है, इसमें से क्या घटा दो, इन सभी का जोड़ घटा दो। 5 या 15, 15 दूनी 30 और 30 में से इनका जोड़ घटा दो 10 तो 20 आएगा। 8 5 40, 40 में से 8 5 13 1 14 घटा दो इनका जोड़। 9 3 27, 27 दूनी 54 और इनका जोड़ घटा 9 3 12 और 2 14, कितना आएगा 40, ऑप्शन बी। यानी कि बाहर वालों की पहले तो गुणा करके फिर इनका जोड़ इसमें से घटा दो, इन तीनों संख्याओं को जोड़ के, तो ऑप्शन बी उत्तर आ जाएगा 40। आखिरी सवाल आज के प्रैक्टिस सेट का, और इसमें आपको बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा यहाँ पे। ठीक है, देखो 12 का स्क्वायर जमा 5 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर जमा 15 का स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर जमा 21 का स्क्वायर बराबर 29। तो ये किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर जमा 24 का स्क्वायर बराबर 29। ठीक है, यानी कि 12 का स्क्वायर जमा 5 का स्क्वायर ये बनेगा 13 का स्क्वायर। तो ये लगेगा ऑप्शन ए इसका उत्तर आ जाएगा, 7 इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 31 हरियाणा सिटी एग्जाम के लिए। और ये जो टेस्ट सीरीज है प्रैक्टिस सेट नंबर 31 ये आर्यभट्ट एकेडमी द्वारा तैयार किया गया है। 100% हमने देखे हैं, हर सब्जेक्ट के हमने प्रश्न देखे हैं। 30 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर नॉलेज हब पर, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 31, 100% हमने करे हैं। अगली क्लास में मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 32 के साथ। कुछ डाउट हो कमेंट बॉक्स में करके आप पूछ सकते हैं, और यूट्यूब पर जो सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। एस्पिरेंट्स यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है, और चैनल को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स जो कैंडिडेट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है, मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।